जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आप सभी के लिए यानी कि आप सभी बिहार डीएलएड वालों के लिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जितना भी आप सभी का प्रीवियस ईयर वाला सेशन कराए हैं उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ रहा है, डायरेक्ट का डायरेक्ट पूछ ले रहा है ना। हम आप सभी का रिव्यू देख रहे हैं, उसमें मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला उठा के पूछ दे रहा है। और जिस प्रकार से आपको समझाते जा रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, उस प्रकार से क्वेश्चन यदि अलग तरीके से भी पूछता है फिर भी आप बना देते होंगे आराम से, है ना। उस तरह से तो तैयारी आप सभी का करा दिए हैं, लेकिन फिर भी जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक हम चाहेंगे कि कम से कम जितना भी हो सके हमसे प्रैक्टिस सेट लाते रहें आप सभी के लिए, है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ आप सभी को बताने का हम प्रयास करेंगे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर वाला ही सेशन है, तो इसको भी जरूर देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बन सकता है। अंतिम प्रहार के नाम से इसको शुरुआत किए हैं, ठीक है ना। तो जितना हो सके इसको शेयर वगैरह आप लोग करिएगा, और जिसका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपका जो है शामिल कर दिए हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संध्या सुंदरी उतर रही है, इसमें कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। संध्या सुंदरी उतर रही है। देखिए संध्या का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, एकदम आराम आराम से बताएंगे। संध्या का मतलब होता है समय, समय का, जैसे एक प्रकार से ना संध्या शाम का वक्त है तो समय ये दिखाता है। और सुंदरी मतलब क्या हो गया, यानी किसी सुंदर स्त्री के बारे में बोल रहा है। सुंदरी का मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर सुंदर स्त्री। तो समय एक प्रकार से प्राकृतिक चीज़ है और सुंदर स्त्री एक प्रकार से मानव हो गया। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं का तुलना किसी मानव से किया जाए ना, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, कहिएगा सर वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो इस प्रकार से एकदम आराम से बताते चलेंगे, समझते चलिएगा। देखिए कहता है कि अन्न जल में कौन सा समास है, बताइए। अन्न जल, कहिएगा सर अन्न का एक अलग अर्थ निकलता है, मतलब अनाज, और जल माने हो जाता है पानी। दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है सर, यहाँ पर हो जाएगा दोनों खंड प्रधान, तो हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरण भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलिए, तो द्वंद्व समास के कुछ और उदाहरण जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे आप सभी लोग पढ़े होंगे भात दाल। भात दाल कौन सा समास है, द्वंद्व समास। आपसे पूछा जाए सीताराम, सीताराम कौन सा समास कहेंगे सर, द्वंद्व समास। आपसे पूछा जा सकता है गौरी शंकर, गौरी शंकर कौन सा समास है, कहिएगा सर द्वंद्व समास। आपसे हो सकता है पूछा जाए राधा कृष्ण, कौन सा समास है, कहिएगा सर द्वंद्व समास है। एक लोटा डोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोटा डोरी पूछा जाए तो कौन सा समास हो जाएगा, कहेंगे सर द्वंद्व समास है। समझ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब अशुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछ रहा है, इसका मतलब 3 इसमें शुद्ध मिलेगा, 1 आपको अशुद्ध मिलेगा, वही ढूंढना है। तो राम दिन रात मेहनत करता है, जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, काटोगे होगा, वैसे यहाँ पर काटोगे हो गया है। पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई है, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। बताइए इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो कहिएगा सर यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ये जो है ना अशुद्ध है। कैसे, समझिए इसको। जैसा, इसका क्या हो जाना चाहिए, शुद्ध क्या हो जाएगा, जैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्या हो जाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी इधर जैसा आया है तो इधर वैसा आना चाहिए। ये नहीं कि उसी तरह, इस प्रकार से नहीं होगा, उसी तरह नहीं होगा, यहाँ पर ये शब्द नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूँकि अशुद्ध पूछ रहा था तो यही वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। स्वार्थ का संधि विच्छेद, तो कहिएगा सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्व जोड़ अर्थ, ये हो जाएगा स्वार्थ का संधि विच्छेद। अब आपसे पूछ सकता है इसमें कौन सी संधि लगी हुई है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो देखिए स्व, व बोलने के बाद देखिए अ आता है ना लास्ट में, कहिएगा हाँ सर, इसके व के बगल में अ छुपा हुआ है और यहाँ पर अ पहले से एक लगा हुआ है, यानी वर्णों का ही मेल होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर अ मिल करके सर आ बन जाता है। और आ एक प्रकार का क्या है, स्वर वर्ण तो है लेकिन ये बड़ी मात्रा है, तो दीर्घ स्वर वर्ण इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर इसको दीर्घ स्वर संधि, सिंपल आप बोल लीजिए। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि है इसमें, स्वार्थ में कौन सी संधि लगी हुई है, तो कहिएगा सर दीर्घ स्वर संधि है। समझ रहे ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जैसे आप देखिए कोई भी स्वर व्यंजन वर्ण बोलिए, क ख ग, कुछ भी बोलिएगा, देखिए लास्ट में अ आता ही है। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कि कोई भी व्यंजन वर्ण वो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, और इसका संधि विच्छेद भी आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर कह रहा है वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया, वाक्य संबंधित है, यानी कौन सा ये वाक्य है, वाक्य का प्रकार पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य है। अच्छा, संयुक्त वाक्य का नियम क्या कहता है, कहता है कि 2 उपवाक्य हो और बीच में कोई समुच्चय बोधक शब्द, जैसे और, या, किंतु, परंतु, इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो दोनों,
तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। देखिए यहाँ पर एक अलग उपवाक्य है ना, वर्षा शुरू हुई, एक अलग वाक्य बन गया। मोहन आ गया, एक अलग वाक्य बन गया, लेकिन दोनों जुड़ा हुआ है किस शब्द से? और समुच्चय बोधक शब्द इसको बोलते हैं, और से ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अच्छा, संयुक्त वाक्य में और सर कौन कौन सा शब्द देखने को हमें मिलेगा? तो लिख लीजिए संयुक्त वाक्य में और जैसे आपको मिलेगा, तो और तो मिलेगा ही, इसके अलावा या, इसके अलावा किंतु, इसके अलावा परंतु, इधर लिखते हैं थोड़ा, है ना। इसके अलावा क्या मिल जाएगा? कहेंगे सर परंतु, परंतु। इसके अलावा क्या मिलेगा? अथवा मिल जाएगा, अथवा। इसके अलावा आपको मिलेगा इसलिए, इसलिए। इस प्रकार से शब्द देखने को मिलता है किसमें? संयुक्त वाक्य में। एक होता है यहाँ पर मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य का नियम क्या कहता है? इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं। मिश्र वाक्य में कौन कौन, उसमें भी कुछ इस प्रकार से ही शब्द आता है, दो अलग अलग वाक्य होता है, लेकिन उसमें किस प्रकार का शब्द आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि, या मिलेगा जो, या मिलेगा क्योंकि, है ना, कि, क्योंकि, जो, या फिर आपको मिलेगा तो, या मिलेगा जब तब, है ना, जब तब। इसके अलावा मिलेगा जैसे तैसे, समझ रहे ना। तो वहाँ पर होता है कौन सा? कहेंगे सर संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि और शब्द से दोनों जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए वही वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है जब मैं अकेला था तब मुझे 4 गुंडों ने पीटा। कहता है वाक्य का भेद बताइए, कौन सा वाक्य है? अभी आपको बताएं तुरंत। कहिएगा सर ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। कैसे? क्योंकि इसमें सर यहाँ पर हमें शब्द देखने को मिल रहा है जब, और यहाँ पर मिल रहा है तब, समझ रहे हैं, जब और तब। तो कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। और जो सिंपल होता है, जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, राम सो रहा है, वह पढ़ रहा है, सिंपल वाक्य, उसको हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य, इंग्लिश में सिंपल वाक्य, है ना जी। मिश्र और संयुक्त को भी बता दिए, ध्यान रखिएगा। और प्रश्नवाचक में पूछने वाला चीज़ होता है, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, मोहन कहाँ जा रहा है, और उसमें क्वेश्चन मार्क वाला लास्ट में इस प्रकार से चिन्ह आता है, उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। सब ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहते हैं मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसको कहते हैं सर? यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, अभेद आरोप जहाँ पर लग रहा हो। जैसे ये भाषा छोड़िए, आप सिंपली ये समझिए कि चंद्रमा ने क्या हो रहा है? चंद्रमा और खिलौना, मतलब तो समझ रहे हैं कि हाँ खिलौना। तो चंद्रमा को खिलौना बता रहा है कि हमको चंद्रमा, जो चंद्रमा है वही खिलौना चाहिए। मतलब चंद्रमा को जो बच्चा है वो मम्मी से कह रही है, अपनी माँ से कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना। इसका पूरा वाक्य वही होता है, पीछे इसका लिखा हुआ आएगा आपको कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैंने मुझे चंद्रमा वाला खिलौना ला कर दो। मैंने चंद्रमा को ही डायरेक्ट खिलौना बता दिया जा रहा है, समझ रहे? कोई बीच में सा से इस प्रकार से शब्द नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार, जहाँ पर डायरेक्टली तुलना किया जाए। समझ रहे ना चीज़ों को? तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे चलिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है संधि का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। संधि का मतलब क्या होता है? तो कहिएगा सर संधि का मतलब होता है मेल, ठीक है। और यदि एग्जैक्ट आपको परिभाषा याद रखना है तो संधि का मतलब होता है दो स्वरों या व्यंजनों, दो स्वरों या फिर दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मेल कह लीजिए या फिर आप जोड़ना कह लीजिए, है ना। तो याद रखिएगा उसके मेल को कहते हैं संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जहाँ किसी बात को सीधे सीधे सादे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाती हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखिएगा वहाँ पर होता है अन्योक्ति अलंकार। उसको कौन सा अलंकार बोलेंगे? कहिएगा सर अन्योक्ति अलंकार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाँ पर किसी भी बात को सीधे सीधे सादे रूप में ना कह करके किसी के माध्यम से कही जाती हो, अन्योक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। कहता है कौन सा अलंकार है? यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क, यहाँ पर भी देखिए क, यहाँ पर भी देखिए शुरुआत में क, यहाँ पर भी देखिए क, यहाँ पर भी देखिए क, मतलब देख रहे हैं क वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हुई है। तो जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति कई बार हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं वर्णों की पुनरावृत्ति। माने कि क्या हो रहा है? एक ही वर्ण कई बार यूज किया गया है। क क क यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो क वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है, और जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, लगातार क को आ रहा है, अनुप्रास अलंकार होगा। क के अलावा और भी कई सारे वर्ण हो जो कि आपको लगे कि लगातार आ रहा है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है दुर्गहु ए और अ कौन सा वर्ण है बताइए। तो कहिएगा सर ये हो जाएगा दीर्घ वर्ण। और दीर्घ वर्ण सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, दीर्घ वर्ण के टोटली 7 प्रकार होते हैं। लिखिए दीर्घ वर्ण के कितने कितने और कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए आ हो जाएगा, दीर्घही हो जाएगा, और एक दुर्गहु हो जाएगा, दुर्गहु। इसके अलावा ए हो जाएगा, ए,
ए हो जाएगा, फिर ऐ हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा और फिर औ हो जाएगा। कितना हो गया टोटली? 1 2 3 4 5 6 और 7। कहिएगा सर टोटली 7 हो गया। ये 7 क्या होते हैं? दीर्घ वर्ण होते हैं, दीर्घ वर्ण, समझ रहे हैं। और सर फिर हर्ष वर्ण भी होता होगा, तो हाँ हर्ष भी लिख लीजिए। हर्ष वर्ण यदि आपसे पूछा जाए तो ये टोटली 4 होते हैं। कौन कौन सा? तो कहिएगा सर अ हो जाएगा, इसके बाद हर्षई हो जाएगा, इसके बाद हर्षऊ हो जाएगा और एक री, ध्यान रखिएगा। ये टोटली 4 होते हैं। 4 होते हैं हर्ष और 7 होते हैं दीर्घ। कुल मिलाकर के कितना हो गया? कहिएगा सर 11। यानी स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11। और देखिए सब तो आ गया ना इसमें? कहिएगा हाँ सर आ गया। देखिए अ, फिर यहाँ पर देखिए आ, फिर देखिए हर्षई, फिर देखिए यहाँ पर दीर्घई, फिर यहाँ देखिए हर्षऊ, यहाँ पर देखिए दुर्गऊ, फिर देखिए री, फिर ए, ऐ, ओ, औ, ये सब आ गया किसमें? तो कुल मिलाकर के आपको अलग अलग बता दी। कहिएगा सर अंग और आह भी छूट गया। सर हम लोग वो भी पढ़े हैं, अंग और आह। तो अंग आह को इसके अंतर्गत ना रख करके उसको हम लोग अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। लिख लीजिए उसको भी, यदि आप लोग नोट बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए। जैसे आपसे यदि पूछा जाए अंग और आह इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बाबू बोलते हैं अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा क वर्ग, जितना भी क ख ग घ घ छ छ ये सब जितना भी है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या मूल रूप से कितना है? 33 है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब मोटा मोटा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा ह तक, जितना ह तक क ख य र ल व ह तक जो होता है वो क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। उसके अंतर्गत आप सभी लोग अक्षर ज्ञ भी पढ़े होंगे। तो अक्षर ज्ञ और एक होता है स्र, इसको क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? इन चारों में से कोई एक उसमें रहेगा, और 3 तो अलग ऑप्शन रहेगा, इन चारों में से कोई एक दे देगा उसमें। तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, लिखा ही देते हैं, लिख लीजिए संयुक्त व्यंजन। ये वाला पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे सर अक्षर, त्र, ज्ञ और एक स्र, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, याद रहेगा। एक होता है द्विगुण व्यंजन, जिसे आप अड़ और ढड़ लिख लीजिए, जब लिखा ही रहे तो सब पढ़ ही लीजिए। एक होता है द्विगुणित या द्विगुण व्यंजन, कौन सा हो जाएगा सर? व्यंजन। तो एक होता है अड़ ये वाला, और एक ढड़, ढड़ या अड़, कोई जो भी पढ़िए आप लोग, हम लोग तो अड़ और ढड़ो ही पढ़े हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको द्विगुणित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और बाकी जितना आपको हर्ष वाला और दीर्घ वाला बताएं वो भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहते हैं क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है क्या कहलाता है? तो भाव की प्रधानता होती है उसको हम लोग कहते हैं भाववाची। समझ रहे हैं ना, भाववाची बोलते हैं। कैसे? जैसे भाववाची में भी 2 तरह से होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। जैसे कहे कि मुझसे अब चला नहीं जाता, इसका मतलब क्या रहा है कि भाई असमर्थता का बोध हो रहा है, निषेधार्थक वाक्य वहाँ पर बोध हो रहा है कि भाई हमसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे चला नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता है। क्या दिखाता है? मतलब असमर्थता दिखाता है। भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर, भाववाची उसी को बोलते हैं। इसके अलावा जैसे सामूहिक रूप से कोई बैठा हुआ हो और सामूहिक रूप से कोई एक निष्कर्ष लिया जाए या डिसीजन लिया जाए कि चलो अब सोया जाए, चलो अब खाया जाए, आइए अब चला जाए, आइए अब चलते हैं, इस प्रकार से जो शब्द होता है उसको भी हम लोग भाववाची के ही अंतर्गत रखते हैं। समझिएगा चीज़ों को, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसको उभया अलंकार कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? उभया अलंकार, ठीक। अगला क्वेश्चन। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, काला शब्द कौन सा पदबंध है? काले शब्द में कौन सा पदबंध? काला शब्द यहाँ पर सर दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मोटा है लिखा हुआ है ना, खोला जा सकता, इसी में पूछ रहा है कि कौन सा पदबंध है। तो खोला जा सकना, खोलना एक प्रकार का क्या है? कहिएगा सर क्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा पदबंध हो जाएगा? कहेंगे सर इसमें क्रिया पदबंध है। समझ रहे हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है इनमें से हिंदी का प्राचीनतम या फिर प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी का सबसे प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है कि काली लड़की को देखकर अभय कहता है कि धरती पर चांद उतरता है। कौन सा यहाँ पर शब्द शक्ति है? काली लड़की को देखकर अभय ने कहा कि धरती पर चांद उतरता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, सर व्यंजना किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले आप अभिधा समझिए। अभिधा में सिंपल होता है, मतलब जैसे कोई कहे कि जैसे राम अच्छा लड़का है या फिर राम
खाना खा रहा है या कुछ भी सिंपल ही मतलब उसके कहने से सीधा आपको अर्थ समझ में आ जा रहा हो, दिमाग पे जोर ना पड़ रहा हो, उसको अभिधा कहते हैं। और लक्षणा में क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं कि राम गधा है, मोहन बेकार लड़का है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गधा का कहने का मतलब हो गया कि भाई 4 पैर वाला जानवर हो गया। गधा का कहने का मतलब भाई ढंग से काम नहीं किया होगा इसलिए उसको बोल दिया गधा। वहाँ पर हल्का सा माइंड पे जोर पड़ता है कि राम गधा है। उस प्रकार के वाक्य को हम लोग लक्षणा के अंतर्गत रखते हैं। और व्यंजना में पूरी तरह से अर्थ चेंज हो जाता है, एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे काली लड़की को देखकर अभय कहता है, तो भाई कोई काला या फिर बुरा चीज़ बोलना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छा वहाँ पर एकदम अपोजिट कर दिया है कि धरती पर चांद उतरता है। मतलब देख रहे हैं पूरी तरह से इसका अर्थ ही अलग हो जा रहा है। तो वहीं पर होता है, यहाँ पर पूरी तरह से दिमाग पर आपका जोर पड़ेगा, तो वहाँ पर हो जाएगा व्यंजना। या फिर व्यंजना शब्द शक्ति यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए और वाक्य आपको समझ में ना आ रहा हो तो समझ लीजिएगा वहाँ पर व्यंजना ही आपको, अगर लगाना भी आंसर तो आपको फिर व्यंजना पे लगा दीजिएगा। यदि वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए वहाँ पर व्यंजना ही है। समझ गए, तो यहाँ पर भी व्यंजना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा रस है, यहाँ पर रस पूछ रहा है। अच्छा, कौन सा अलंकार कहता तब क्या लगाते, कहिएगा सर यहाँ पर एक शब्द मिल रहा है मानो। मानो में सर कहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो सर इसमें आप बताए हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसमें तो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन यहाँ पर वो नहीं कह रहा है, यहाँ पर कहता है भाई रस बताइए इसमें कौन सा है ना जी, रस पूछ रहा है। तो देखिए उस काल कारे क्रोध के तन कांपने लगा, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। माने क्रोध, देखिएगा जहाँ पर भी क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा ना वहाँ पर आपको लगाना है आंसर रौद्र रस। ठीक है, कौन सा रस लगाइएगा, रौद्र रस। और आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कि रौद्र रस का स्थायी भाव, लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भाई इसका आंसर होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो भाई यहाँ पर कह भी रहा है कि उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मतलब यहाँ पर क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, आपको लगाना है रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो आपको क्रोध लगाना है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी भाव भी ध्यान रखिएगा, अस्थायी भाव पूछता है। यहाँ पर देखिएगा, कहता है अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकाला गया। अंग्रेजी सरकार की ओर से कि जितना भी अदालती कामकाज है वो देश की प्रचलित भाषाओं में कर सकते हैं, इसका इश्तहारनामा किस वर्ष निकाला गया था। तो कहिएगा समय सर उस समय वाइसराय हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसी के शासनकाल में सन 1836 में निकाला गया था। और कौन कौन सा भाषा इसके अंतर्गत लिया गया था, जैसे हिंदी हो गया है ना, हिंदी कह लीजिए या फिर उर्दू कह लीजिए, मतलब उस समय देश का ये प्रचलित भाषा था, तो उसमें जो है अदालत का कामकाज आप कर सकते हैं। इस समय वाइसराय हो सकता है, आपसे पूछा जाए वाइसराय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1836 में। विशेषकर आप ये सन बस ध्यान रखिएगा, इस भी ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कौन सा भाषा था आपसे भाषा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुख है जीवन तरु के मूल, इसमें कौन सा अलंकार है। दुख है जीवन तरु के मूल, देखिए जीवन का तुलना किससे किया गया है, तरु के मूल, माने कि तरु माने होता है पेड़, माने जीवन का तुलना पेड़ की जड़ से किया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा, कहेंगे सर यहाँ पर भी डायरेक्टली तुलना किया जा रहा है सर, अभी आप बता रहे थे चंद्र खिलौना वाला में रूपक अलंकार, यहाँ पर भी हो जाएगा आंसर आपका क्या, कहेंगे सर रूपक अलंकार हो जाएगा। तरु माने पेड़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आँख का अंधा नाम नयन सुख, वाह। कहता है लोककृति का अर्थ बताइए। आँख का अंधा लेकिन नाम क्या रखा गया है, नयन सुख, इसका मतलब क्या होता है, तो गुण के अनुरूप नाम, कहिएगा नहीं। जन्म से अंधा नहीं, गुण के विरुद्ध नाम, हाँ ये बोल सकते हैं, लेकिन अगला नयन से सुख नहीं, सुख नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लोककृति का अर्थ पूछ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, माने गुण के विरुद्ध नाम रखा गया है, या इसका सही अर्थ यही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम यही लगा सकते हैं, आँख का अंधा लेकिन नाम नयन सुख, तो सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अधमरा में कौन सा समास है बताइए। अधमरा में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है। तो कहिएगा सर अधमरा, इसका जब आप समास विग्रह करिएगा तो क्या हो जाता है, अधमरा का मतलब होता है आधा है जो मरा, आधा है जो मरा माने आधा मरा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको हम लोग बोल रहे हैं विशेषी विशेषण का बोध हो रहा है सर, कर्मधारय समास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, आधा है जो मरा, अधमरा हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है, शाब्दी व्यंजना। तो देखिए शाब्दी व्यंजना किसके अंतर्गत आता है, तो व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद कौन कौन सा, तो कहिएगा सर एक होता है आर्थी व्यंजना
एक होता है आर्थी व्यंजना और एक होता है शाब्दी व्यंजना। तो ये वही कह रहा है कि शाब्दी व्यंजना जो ये किसके अंतर्गत आता है, तो भाई व्यंजना के ही अंतर्गत आएगा ना। व्यंजना के दो भेद, आर्थी और शाब्दी। ये शाब्दी कह रहा है किसके अंतर्गत, व्यंजना के अंतर्गत आता है। बी आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। दाग, औरत, नीलम, फीस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फारसी वाला हो जाएगा दाग। ठीक है, दाग कैसा शब्द है, कहेगा सर ये फारसी का शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है। अर्धसम, तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहा छंद के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कहता है कि छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है। कोई छोटा वाक्य उसका स्पष्ट करने के लिए, भाई वो वाक्य क्या कह रहा है उसको समझने के लिए उसका विस्तार जब हम करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य यानी फैला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको, वाक्य प्रसारण बोलेंगे। छोटे वाक्य को बड़ा करना वाक्य प्रसारण कहलाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा हो गया यहाँ पर एंड है ना। टोटली आपके हो गए कितना क्वेश्चन कहिएगा सर, 25 क्वेश्चन। यदि आप सभी लोग सेट लगाएं तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसी प्रकार से आप सभी का जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाता हो, इसी प्रकार से आप सभी का सेशन लाते रहेंगे। तो सेशन को लाइक वगैरह शेयर वगैरह आप सभी लोग करिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है इस प्रकार से। देखना डिज़ाइन कितना किए हैं, इस प्रकार से डिज़ाइन वगैरह करने में थोड़ा मेहनत लगता है भाई मेरे। और आप सभी को भी पढ़ने में अच्छा लगता होगा ना, जब पीछे बैकग्राउंड अच्छा हो तो पढ़ने में भी अच्छा लगता होगा। तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।